एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु को करीबन यहाँ पर 8 महीने बीत चुके थे, लेकिन 8 महीने बाद उस व्यक्ति का जन्म होने के बाद, जन्म जहाँ पर हुआ था उस शरीर से उसकी आत्मा निकल कर आती है और अपनी बेटी को कुछ खास संदेश देती है। अब यहाँ पर बात यही बनती है कि जब आपका जन्म हो चुका है, आपको पंच तत्वों से विलीन शरीर मिल चुका है, तो फिर उससे आत्मा कैसे निकल सकती है? ये सारी क्रिया, ये सारी बातें आज इस घटना में जानने को है। उन लोगों के लिए एक खास बात है जो लोग दूसरों का पैसा खाते हैं, पैसा लेने के बाद देने का कोई नाम नहीं होता, दूसरों के दिल को दुखाते हैं, शायद उस इंसान को जीते जी मार देते हैं जो गरीब इंसान जिसके पैसे को लेकर लोग देते नहीं हैं। और शायद ये बातें उन बड़े बड़े व्यापारियों के भी लिए है जो शायद बिना कुछ कहे ही गरीबों के पेट से उनका खाना छीन लेते हैं। देखो, साफ तौर पर बातें बोलनी चाहिए, साफ तौर पर समाज में एक आवाज तो गूंजनी चाहिए, एक बात बतानी चाहिए और सबको सुननी भी चाहिए। क्या सच में ही उस बेटी का पिता उससे मिलने के लिए आया था, जो पिता 8 या 9 महीने पहले इस दुनिया से जा चुका था? और खुद वो पिता प्रमाण देता है कि मेरा जन्म हो चुका है और बेटी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे शरीर को बहुत तरह के परजीवी यानी दूसरे जीव मेरे शरीर पर लगे हुए हैं और वो मुझे खा रहे हैं। शरीर के एक हिस्से में तो कीड़े भी पड़ चुके हैं और यहाँ पर जो मेरा मालिक है ना, वो इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है और मुझे शायद मेरी ही करनी का भुगतान देना पड़ रहा है। दोस्तों, एक सच्ची घटना आप लोगों के सामने रखती हूँ। घटना हमें कविता जी ने बताई है। कविता जी इस घटना को बताते हुए आंखों में आंसू भर लाती हैं और वो कहती हैं कि जब मैं इस बात को सबसे कहती हूँ तो लोग यकीन नहीं करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, तुम्हारे मन का भ्रम है, जबकि मैंने प्रमाण दिए। क्या प्रमाण दिए? ये सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों, कविता बताती हैं कि मेरे पिता बहुत अच्छे थे जब शायद मैंने अपने पिता को बचपन में देखा था, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी सी समझदार होती हूँ तो मैंने अपने पिता का एक दूसरा रूप देखा। कौन सा रूप? मेरी माँ को मारना, मेरी माँ के साथ बर्बरता करना, शराब का सेवन करना और मेरी माँ को खूब पीटना। घर में बर्तनों को बेचकर शराब पी गया मेरा पिता। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। जो पिता मेरा किसी वक्त पर हीरो था, एकदम से झटके में सपना टूट गया। नहीं, जिसे मैं अच्छा समझ रही हूँ वो अच्छा नहीं है। रात भर मैंने उस माँ को पिटते हुए देखा, जो माँ शायद मेरे लिए 2 वक्त का खाना बनाया करती थी और मेरे लिए बहुत कुछ किया करती थी। कविता कहती है कि ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर भी जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। शराब के नशे में मेरे बाबा ने मेरी शादी ऐसे घर में करा दी जहां पर शायद खाने के लिए आज खाना है ना तो आज कमा कर लाना होगा। ये व्यवस्था नहीं थी कि आज अगर मैं कमाने नहीं जाऊंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। शराब के नशे में मेरे बाबा ने सीधे सीधे अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे एक ऐसे घर में ब्याह दिया जहां पर मेरा पति भी शराब ही पिया करता था। शायद मैंने इसको अपने भाग्य का, कहते ना कि मैंने अपने इसको जीवन को भाग्य मान लिया और मैंने उसी पति को परमेश्वर मान लिया। और यहाँ पर मैंने इस घर की नियति को समझते हुए मैंने अपने पति का साथ निभाया। मेरे पति जब शराब का सेवन करते हैं तो मैं उन्हें सलाद और साथ में चखना दिया करती थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि जो मेरी माँ से गुजरी है ना, जो मेरी माँ को मेरे बाबा पीटा करते थे क्योंकि माँ विरोध किया करती थी। और दोस्तों, ये एक घर की कहानी नहीं है। भले ही हम कह दें कि नहीं हर घर की कहानी है, ये हर घर की कहानी है। हर घर में ऐसा होता है, किसी ना किसी बहाने से होता है। हाँ, ऐसा अलग बात है, कोई रुतबे में पी रहा है तो कोई गरीबी में पी रहा है, कोई खामोशी में पी रहा है तो कोई खुशी में पी रहा है, लेकिन पी सभी रहे हैं। यहाँ पर ये जो कविता है बताती हैं कि मैंने अपने पति से साफ तौर पर कह दिया, ठीक है, आपका जीवन है, आपकी मर्जी है, मुझे तो तब भी कमाना, मैं आपका सपोर्ट करूंगी, लेकिन मेरे ऊपर हाथ मत उठाना। जैसे मैंने अपनी माँ को पिटते हुए देखा ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, कविता जब ऐसा करती है ना तो जीवन देखो कैसे बदलता है। हालांकि हमने ये चीज का बढ़ावा नहीं दिया है। जब कविता अपने पति के सामने सब कुछ करती है ना तो पति शायद शर्मिंदा होने लगता है।
पति इतना शर्मिंदा होता है कि घुटनों पर बैठकर अपनी पत्नी के चरणों में गिरकर कहता है कि क्या बताऊं तुम्हें, शर्मिंदगी महसूस हो रही है लेकिन मैं इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकता। हाँ, मैं घर बचाने के लिए पूरे दिन मेहनत करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर कविता ने उसी पति को, जो पति शराब के नशे में टल्ली हुआ करता था, शायद उसके पिता के साथ बैठकर पिया करता था, वो एक पैक लेता है शाम के वक्त और खामोश, किसी से दो शब्द भी नहीं कहता है और अपने जीवन को सहज काटने लगता है और उन सब में से अपनी पत्नी को बचाकर कुछ पैसे देने लगता है। लेकिन अब बात यहाँ पर थी कि जो कविता के पिता होते हैं, कविता के पिता ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया था। घर की सोने चांदी की चीजें, घर की प्रॉपर्टी, पूरी जमीन जायदाद, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। किस वजह से? इस शराब की वजह से। यहां तक भी नहीं रुकता है वो गांव के हर सदस्य से पैसे लेता है और उन पैसों को शराब के नशे में ऐसे उड़ा दिया करता। यहाँ पर कविता की जो माँ होती है, कविता के 2 भाई होते हैं, उन्होंने बिल्कुल अपने पिता से मोह भंग कर लिया था, यानी वो पिता से मतलब नहीं रखते हैं। कविता पिता को देखकर रोने भी लगती थी। सबके पिता इतने अच्छे हैं, लेकिन मेरे पिता, मैं क्या कहूँ अपने पिता के बारे में। इन सारे दुख के बीच में जब पति पत्नी अलग रहते हैं, कविता के माता पिता, इसी बीच में कविता की जो माँ होती है वो इस दुनिया से चली जाती है। कविता बाल बच्चों की हो जाती है, कविता के भाइयों के बच्चे हो जाते हैं, यानी माँ एक बहुत बड़ी बीमारी के चलते, क्योंकि जिंदगी भर उसने चिंता देखी थी, परेशानियां देखी थी, वो इस दुनिया से चली जाती है। अब यहाँ पर जो कविता के पिता होते हैं वो कविता की माँ को मरने के बाद और भी ज्यादा शराब का सेवन करने लगते हैं। किसी से 10,000 लिए, किसी से 50,000 लिए तो अगले को 40,000 दे दिए। जिसको नशे में पैसे दिए उसने कहा कि तुमने मुझे कब पैसे दिए। इसी तरह से कविता का पिता दिन रात कर्जे में डूबता चला जाता है। वो ऐसी जगह पर भी हाथ जाकर फैला लेता है जहां पर लोग शायद ये सोचकर पैसे देते हैं कि ये पैसे आने वाले वक्त में हमारे काम आएंगे, और वो इसी मनसा से उसे जब पैसे देते हैं। दोस्तों, यहाँ तक उसने किया कि कुछ गरीब लोग जैसे कमा कर आते हैं तो उनसे भी वो पैसे छीन लिया करता था। धीरे धीरे जब ये सब कुछ होता है तो कहते हैं कि वक्त हमेशा तुम लोगों को या हम लोगों को एक चीज सिखा कर जाता है। वो सिखाता है कि वक्त में जो होता है ना, वो दोबारा लौट कर आता है। कविता के पिता अब थोड़ी सी उम्र ऐसी हो जाती है और उन्हें बीमारी होती है। बीमारी उन्हें टीवी की होती है। टीवी की जब उसे बीमारी लगती है और दूसरी स्किन की, यानी उसके शरीर की कोई खाल की ऐसी बीमारी लगती है कि उसकी जो स्किन है ना, त्वचा, अपने आप हटने लगती है। अंदर का खाल मांस लोगों को नजर आने लगता है। बेटे बहू, बेटी अपने ससुराल में रहती है। यहाँ पर बेटे बहू इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। क्यों ध्यान दे? खुद की करनी का फल है। दोस्तों, यहाँ पर जो हृदय होता है ना, हृदय उसके पिता का नाम था। हृदय जो होता है वो इतना ज्यादा बीमारी से ग्रसित हो जाता है कि शराब तो दूर की बात है, उसे कोई पानी देने वाला नहीं था। जब एक बेटी अपने पिता के उस टूटे फूटे कमरे में प्रवेश करती है तो देखकर उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि आज उसके बाबा से जो भी मिल रहा था, मुंह पर मास्क और ढाटा लगाकर मिल रहा था, क्योंकि पिता को बहुत गंभीर टीबी की बीमारी थी और शायद वो आखिरी चरण पर थी। लेकिन वो बेटी अपने आप को उस पिता से दूर नहीं रख पाती है। वो जब अपने पिता के पास जाती है तो अपने दुपट्टे से जब मुंह पर दुपट्टा लगाती है तो पिता हंसते हुए कहता है, लाडो तू भी लगा ले, सब कर रहे हैं। वो कहती है कि बाबा, तेरी करनी का फल है, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। यहाँ पर वो करीबन उस दौर में 42,000 रुपये हॉस्पिटल में अपने पिता के इलाज पर लगाती है कि बाबा, जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितना मेरे पास पैसा है, लेकिन दोनों भाइयों ने और भाभी ने 1 रुपया नहीं दिया हृदय को। वो तड़प तड़प कर घर में ही अपना दम तोड़ देता है। यहाँ तक कहती हैं कविता कि मेरे बाबा के हाथों से खाल हटने के बाद उसकी जो ये नस नहीं होती है ना, वो दिखने लगी थी और डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनको घर पर ही ले जाओ, हमारे पास कोई इलाज नहीं था। उसने करीबन 40 से 50 लाख रुपए जो इधर उधर से लेकर अपने ऊपर कर्जा कर लिया था शराब के नशे में, और पूरी जमीन, पूरे घर, बस एक वो घर था
जिसमें वो रह रहा था, बेटे बहू वो गांव ही छोड़कर बाहर रहने लगते हैं। बेटी नम भरी आंखों से पिता की जितनी उससे सेवा होती है, तभी यहाँ पर हृदय इस दुनिया से चला जाता है। हृदय दुनिया से चला जाता है तो सबसे ज़्यादा कविता कहती हैं कि मैं विलाप करती हूँ। मेरे बाबा थे, क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी तो मैं अपने बाबा को ही याद करती हूँ। धीरे धीरे वक्त निकलता है, हर कोने में जाकर कहती हूँ कि माँ बाबा कोई भी नज़र नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं वक्त मेरे भी घाव भरने लगा था। धीरे धीरे मैं भी भूलने लगी थी कि मेरा कोई पिता था या मेरी कोई माँ थी। जब वो वक्त निकलता है, वक्त निकलते निकलते दोस्तों कब कब जाने 8 महीने बीत जाते हैं, ये बात कविता को भी एहसास नहीं होती है। क्योंकि बाबा का जो दोहरा रूप उसने देखा था वो उसे एक परे थोड़ी ही कर सकती थी, इनकार थोड़े ही कर सकते थे। कविता बताती है कि मैं चारपाई पर लेटी हुई थी। चारपाई पर जब मैं लेटी हुई होती हूँ तभी यहाँ पर मेरे बाबा आते हैं। मेरे बाबा जिन्होंने निवस्त्र होकर मेरे सामने आते हैं। मैं हैरान, बाबा आपको लज्जा नहीं है, आप मेरे सामने ऐसे आ रहे हैं। वो कहता है कि बेटी लज्जा किस बात की, ये शरीर ये देह ऐसे ही जाती है। और वो फूट फूट कर बेटी के पैरों की तरफ रोने लगता है। लाडो, मैंने जो कर्म किए थे ना, उसका भोग अब मैं भोगने लगा हूँ। मेरे ऊपर जो लाडो बीत रही है ना, मैं नहीं बता सकता तुझे। वो कहती है कि बाबा तुम्हें क्या हुआ, तुम तो मर चुके हो, अब क्या तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ सकती है। वो कहता है कि लाडो मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो कहती है कि बाबा जब आए हो तो बता कर जाओ। वो कहता है कि बेटी मैं फलानी जगह पर एक भैंस के गर्भ से पैदा हुआ हूँ और आज मैं 7-8वें महीने में लग रहा हूँ, क्योंकि मरने के 13 दिन बाद ही मैं एक भैंस के गर्भ में जाता हूँ और वहाँ से मेरा जन्म होता है। लेकिन बेटी आज मेरी दशा बहुत बुरी है। मेरे दोनों पाँव में कीड़े लगे हुए हैं। मेरे शरीर का एक अंग ऐसा नहीं है जिस पर परजीवी यानी चीचड़ी जो होती है ना, ये बहुत बुरे पशुओं को लगते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। बेटा वो बहुत बुरी तरह से मुझे खाते हैं। वो कहती है कि बाबा मेरी एक बात समझ में नहीं आई, अगर आपका जन्म हो चुका है, वहाँ पर हुआ है, वो अपनी बेटी को पता भी बताता है, तो फिर आप उस शरीर से यहाँ पर कैसे, तो आप दोबारा मर गए हो। वो कहता है कि नहीं बेटी, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ है, शायद तू मुझे ज़्यादा याद करती है। मैं तुम्हारे पास आया हूँ बेटी, मेरे लिए कुछ तो कर। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, पेट में भूख लगती है। जो मेरी माँ का मालिक है वो दूध नहीं पीने देता है। ये जो भूसा मुझे स्वाद नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता था कि मैं कौन था, यानी मैं हृदय था, और अब मैं वहाँ पर था जहाँ पर कुछ समय पहले मैं देखा करता था इन चीज़ों को। आज मैं खुद वहाँ पर हूँ। बेटी ये सारी चीज़ें मेरी समझ से परे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ बेटी। जब सूरज निकलता है ना तो वो कीड़े पैरों में और जोर से चलते हैं। मेरी रूह थर्रा जाती है जब सूर्य निकलने को होता है। मैं घबरा जाता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है बेटी। मैं किसी से कह भी नहीं सकता, लेकिन आज तुमसे कहने का मौका मिला है। और वो अपनी बेटी के सामने नम भरी आंखों से कहता है, बेटी किसी भी तरह से मुझे मेरे साथ कुछ तो करो। तभी यहाँ पर वो महिला देखती है कि वो तो सच में ही जग रही थी और एकदम से उसके बाबा हवा में विलीन हो जाते हैं। वो सोच में पड़ जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब बात थी यहाँ पर कि एक भैंस का बच्चा जिसको कीड़े लगे हुए हैं, बहुत सारे परजीवी यानी चीचड़ी जो होती हैं उसको लगी हुई हैं, तो ढूंढना आसान था। सुबह उठकर कविता कहती है कि मैं अपने पति से कहती हूँ। पति कहता है कि कितने हजारों ऐसे जीव होंगे जिनको ये समस्याएं होंगी, क्या तू घर घर जाकर ये पूछेगी कि यहाँ पर कोई ऐसी समस्या है। तभी यहाँ पर कविता कहती है कि मैंने अपने पति से कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि हर किसी को ऐसी समस्या होगी, कोई एक ही होगा जहाँ पता बताया है, ऐसा थोड़ा ही होता है। दोस्तों कविता जब वहाँ पर पहुँचती है ना, ये थोड़े से जानकार थे जहाँ पर इसके पिता का जन्म हुआ था। जब कविता वहाँ पर पहुँचती है तो जाते वो कहती है कि क्या 8-9 महीने का किसी
जो भैंस का बच्चा आपके घर में है? वो लड़के कहते हैं कि अरे वाह, तुम्हें कैसे पता? एग्जैक्ट टाइम बताया। वो कहती है कि क्या उसको कीड़े लगे हुए हैं? वो कहते हैं कि हाँ, बहुत कीड़े लगे हुए हैं, बहुत सारा समाधान कर लिया, लेकिन पता नहीं इसके क्या कर्म हैं, ये जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। जो कीड़े पड़ रहे थे। दोस्तों, कविता को झट से वो जानकारी मिल जाती है क्योंकि उसके पिता ने उसे बताया था। वो कहते हैं कि ये मेरी ही रिश्तेदारी की बात है, अगर मैं सबके सामने करूंगी तो लोग शायद मेरे बाप को बेईमान और बहुत गद्दार मानेंगे। वो कहती है कि जब मैं उस कटरे के सामने जाती हूँ ना, भैंस के बच्चे के सामने, तो वो पिता वाला भाव मेरे मन में आता है। क्या सच में ही यही मेरे सपने में आए? जहां जहां उन्होंने कीड़े पड़े बताए, वहीं वहीं पर उस कटरे को कीड़े पड़ रहे थे, यानी भैंस के बच्चे को। कमाल की बात थी, हैरानी भरी बात होती है। वहीं पर जब वो देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो कहती है कि क्या आप लोग इनका इलाज भी नहीं करा सकते? आप इन्हें दूध क्यों नहीं देते हैं? तो जो भैंस की मालिक थी, या उनकी जो मालिक थी, वो अपनी गर्दन नीचे कर लेती है क्योंकि रिश्तेदार थे। वो कहती है तुम्हें कैसे पता हम इन्हें दूध नहीं देते? वो कहती है कि बस मुझे पता है, इसको तो कम से कम ठीक से दूध दो। दोस्तों, यहाँ पर ये कहती है कि क्या तुम मुझे इस भैंस के बच्चे को दे सकते हो? और यहाँ पर एक और बात सुनिए, उसकी माँ लगातार दूध दे रही थी, जबकि एक भैंस 6 महीने तक अच्छी तरह से दूध देती है, लेकिन वो आज भी भूसे को बहुत कम खा रहा था, बहुत ही कमजोर था। कोई कह नहीं सकता था कि ये 8 महीने का या 7 महीने का है। एक बेटी अपने पिता को देखकर आंखों में आंसू लाती है, उसके लिए कई दवाइयों का इंतजाम करती है, डॉक्टर को बुलाती है और कहती है कि हर हालात में इनके अंदर जो भी परजीवी हैं सबको खत्म कीजिए। बहुत सारी दवाइयां आती हैं। उसके बाद आकर वो बेटी मंदिर के सामने बैठ जाती है। बार बार दिमाग में उसी पिता का चिंतन, भगवान से कहती है कि भगवान, अगर मैंने कोई भी अच्छा कर्म किया है, कोई भी अच्छा कर्म किया है, तो जो मेरा बाप तड़प रहा है ना, जो उसके साथ गति ऐसी हो रही है, उसे इन सारी चीजों से मुक्ति दिलाइए। उसके शरीर से उन परजीवियों को इस दुनिया से दूर भेजिए, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि अब उन्होंने खुद ने आकर मुझे समस्या बताई है और वो भगवान के नाम का जाप करने लगती है। मेरे जीवन में कोई भी अच्छा कर्म हो तो सब कुछ उसे दे देना, और ऐसे देने से जाता है, पक्का जाता है। दोस्तों, यहाँ पर 2-3 दिन निकलते हैं, बेटी के दिमाग में वही चित्र। पिता आए हैं, कह रहे हैं कि मैं एक फलानी जगह पर ऐसा हूँ। तभी वो पिता फिर आता है, कहता है कि बेटी मैं तो ठीक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी लाडो। बस 2 शब्द कहता है और चला जाता है। उसके बाद वो दोबारा किराया लगाती है और दोबारा उन्हीं रिश्तेदारों के घर जाती है, देखती है कि वो बिल्कुल ठीक था। अब यहाँ पर वो उस भैंस के बच्चे के सामने वो बेटी यानी कविता जी कहती है कि मैं हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि भले ही आप मेरे बाप हैं या मेरे पिता हैं, आपने कहा तो मैंने आपके लिए किया, लेकिन इससे आगे की जिंदगी जो आपके साथ होगा वो आपके किए हुए कर्मों के अनुसार होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों का पैसा खाया था, ये तो आपको देना ही होगा, हर हालात में देना होगा। आप लक 84 योनियों में उतर चुके हैं और पता नहीं ये चक्र कितना बड़ा होगा, कितने दिन आपको ये सारी यातनाएं झेलनी होंगी, लेकिन बाबा मैंने अपना फर्ज निभाया है और शायद मैं आगे और अच्छा बनने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आपके जीवन के अध्याय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आज मैं समझ चुकी हूं कि इस प्रकृति का पहिया किस तरह से घूमता है। इस प्रकृति का चक्र है जिसे कोई नहीं रोक सकता, यानी आज की भाषा में कहूं तो इस प्रकृति का एक ऐसी चेन है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। वो ताउम्र चलती रहेगी, जो करेगा वो भरेगा, हर हालात में भरेगा। तुम्हारे ही शरीर पर कीड़े बनकर वो रेंगने लग जाएंगे, तुम्हें यातनाएं दी जाएंगी। तुम्हारी तरह ही जो छलियां होंगे, जो कबाबी और सबाबी होंगे, वही तुम्हारे शरीर को नोचने के लिए तैयार होंगे, और उसके बाद कभी तुम उनके शरीर को नोचोगे, कभी वो तुम्हारे शरीर को नोचोगे। इस चक्र से, इस चेन से तुम कभी भी इस चेन को नहीं तोड़ पाओगे और इस लक 84 योनियों में ही फंस कर रह जाओगे। तभी तो कहते हैं इस चैन को तोड़ने के लिए ये मनुष्य काया मिली है, ये देह आपको बड़े कष्टों से मिला है, तो इस देह का ख्याल रखिए,
भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जाप कीजिए। किसी की निंदा मत करिए, किसी की निंदा को मत सुनिए। अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसी समय अपने दिमाग में राम नाम का आलाप शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास वो अथॉरिटी, वो चीज़ नहीं है कि हम सामने वाले को रोक सके, लेकिन हम अपने आप को तो रोक सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कविता जी कहती है कि मैं भावुक हो जाती हूँ, उसके बाद कभी भी मेरे साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों की खुद गवाह हूँ। लेकिन मैं कैसे कहूँ कि मेरा बाप इतना बड़ा शराबी था, मेरे बाप ने मेरी माँ को कभी कभी बिना वस्त्रों के भी मारा था। वो चीज़ें मैं दुनिया के सामने कैसे रख सकती हूँ? शायद वो आज अपनी करनी का भुगतान भर रहे हैं। तो शायद इस घटना से जानकर यही लगता है। और एक और चीज़ जो मैंने पढ़ी थी कि जैसे आप लक 84 योनि में होते हैं, तो शायद आपकी आत्मा ऐसे भी जा सकती है इधर उधर। तो आप इसके बारे में किस तरह की सहमति रखना चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। और यहाँ पर वही बात बनती है कि भैया करोगे तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा किया है तो अच्छा भोगने के लिए तैयार हो जाइए, जीवन बहुत प्रिय होगा। तो इस घटना के बारे में अपनी राय लिखकर भेजना। कविता जी को कोई मैसेज देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वो जरूर पढ़ेंगी। यहाँ पर हृदय के बारे में जो आपकी राय है वो भी आप रख सकते हैं, और ये घटना आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और एक और बात, 2 या 3 दिन से आपके नाम नहीं लिए जा रहे हैं, उसके लिए मुझे माफ करना, क्योंकि मैं थोड़ी सी व्यस्त चल रही हूँ। कल पक्का आप लोगों के नाम लूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, समर्थ रहिए, अपने परिवार को हमेशा हंसी खुशी रखिए।